हमने जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट किया। राइट, जियोमॉर्फोलॉजी में हमने प्लेट टेक्टोनिक थियरी एंड कॉन्टिनेंटल थियरी, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, लैंडफॉर्म्स, ये सब देख लिए। अब हम ज्योग्राफी के दूसरे पोर्शन ओशनोग्राफी की तरफ चलते हैं। ओशनोग्राफी में हम ये सारे टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। ओशन बॉटम रिलीफ, ओशन करंट्स, ओशन टाइड, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, टेम्परेचर ऑफ ओशंस एंड कोरल रीफ्स। सबसे पहले हम चलते हैं ओशन बॉटम रिलीफ। हमने प्लेट टेक्टोनिक थियरी जब पढ़ी थी तब हमने देखा था कि सबसे फंडामेंटल क्रस्ट जो है अर्थ पे वो ओशनिक क्रस्ट है। राइट, ओशनिक क्रस्ट के बीच कोलिजन होता है और ओशनिक क्रस्ट का मेल्टिंग होता है और उसी से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनती है। राइट, तो जो सबसे फंडामेंटल क्रस्ट है अर्थ पे वो ओशनिक क्रस्ट है, इसीलिए उसको फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ भी कहा जाता है। और ओशनिक क्रस्ट हमें पता है बेसाल्ट से बनी है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बेसाल्टिक क्रस्ट जो है ज्यादा हैवियर है, ज्यादा डार्कर है, राइट, और ज्यादा थिनर भी है। ओशनिक क्रस्ट सिर्फ 1 to 3 किलोमीटर तक ठीक है, या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है अराउंड 40 to 60 किलोमीटर तक ठीक है। राइट, हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में देखा था कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो मिड ओशनिक रीच के पास में जो है वो क्रिएट होती है और ट्रेंचेस पे जो है ओशनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है। ओशन फ्लोर हमने आगे भी देखा था इज नॉट फ्लैट, उसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म की डाइवर्सिटी है। राइट, इवन मोर देन ऑन द लैंड। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी ज्यादा हमें ओशनिक क्रस्ट पे लैंडफॉर्म की डाइवर्सिटी जो है वो मिलती है। हमने देखा था कि जो इस तरह के ओशन बॉटम रिलीफ होती है वहां पे एक मिड ओशनिक रीच होती है, साथ में होते हैं सी गियोट्स या सी हिल कहते हैं, उसे सी माउंट भी कहते हैं। अगर इनका टॉप जो है वो फ्लैट होता है तो उसे गियोट कहते हैं, अदरवाइज इज कॉल्ड सी हिल। ट्रेंचेस होती हैं और इस तरह जो होती है ओशन बॉटम रिलीफ वो बहुत ही डाइवर्स लैंडफॉर्म की वजह से होती है। अगर मुझे ओशन बॉटम को अच्छे से स्टडी करना है तो मैं 3 पार्ट में इस पूरे बॉटम को डिवाइड करूंगी। सबसे पहला मैं डिवीजन करूंगी वो है ओशन मिड ओशनिक रिच, फिर होता है डीप ओशन प्लेन्स, और ये है जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ओशन मार्जिन्स, यानी ओशन और कॉन्टिनेंट के बीच की बॉर्डर जहां वो मीटिंग पॉइंट है उससे हम कहते हैं ओशन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। तो इन 3 पार्ट में डिवीजन करके ओशन बॉटम्स को जो है स्टडी किया जाता है। राइट, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओशन कॉन्टिनेंटल मार्जिन से। ओशन कॉन्टिनेंटल मार्जिन यानी ये पोर्शन जो ओशन और कॉन्टिनेंट के बीच का मीटिंग पॉइंट है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो पोर्शन है जहां से हमारा लैंड होता है और बीच जहां से आते हैं और जहां से सी लेवल की स्टार्ट होती है, बिगिनिंग होती है, उस सैलो और जेंटल ग्रेडियंट रीजन को कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद का जो रीजन है जहां से स्टीप स्लोप जो है वो स्टार्ट होता है, इन पूरे रीजन को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। और उसके बाद जो तीसरा रीजन है जो यहाँ पे जो डीप ओशन प्ले जहां से ओशन का फ्लोर जो है स्टार्ट होता है और कॉन्टिनेंट जो है उसके जहां से एंड होता है, उस बीच के पोर्शन को कॉन्टिनेंटल राइज कहा जाता है। राइट, तो ये 3 रीजन ओशन कॉन्टिनेंटल मार्जिन में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में जानेंगे, फिर स्लोप के बारे में एंड देन राइज के बारे में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है जैसे मैंने पहले बताया कि वो जहां से बीच हमारा स्टार्ट होता है, ये जो रीजन होता है काफी शैलो रीजन होता है, अराउंड 200 मीटर डेप्थ जो होती है उसकी। ये जो रीजन है इतनी शैलो होने की वजह से यहाँ से जहां से सी लेवल स्टार्ट होता है और जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होती है, ये पूरा रीजन जो होता है उसे फोटिक रीजन कहते हैं। फोटिक यानी जहां पे सनलाइट की अमाउंट बहुत ज्यादा है। इस लेयर की जैसे हम नीचे पहुंचते हैं सनलाइट की अमाउंट इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। राइट, और इसकी वजह से जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो रीजन है वो फोटिक रीजन होने की वजह से जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके सर्वाइवल के लिए सनलाइट जरूरी है, ऐसी बहुत सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या मरीन ऑर्गेनिज्म है वो इस फोटिक जोन में रहती है। राइट, तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यहाँ पे इन ऑर्गेनिज्म की सबसे ज्यादा जो है नंबर्स भी है, प्लस इन मरीन लाइफ के जो डेड बॉडीज होती है, स्केलेटन्स होते हैं, वो इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जो है डिपोजिट होते रहते हैं। राइट, तो यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं बायोजेनिक यानी कि इन ऑर्गेनिज्म से पाए हुए, और दूसरे सेडिमेंट होते हैं वो है टेरिजिनस यानी कि यहाँ वेव एक्शन से जो कोस्टल रॉक्स होते हैं उनका इरोजन होते हुए जो सेडिमेंट्स मिलते हैं वो सेडिमेंट्स भी यहाँ इस सैलो रीजन में डिपोजिट होते हैं। राइट, तो इसकी वजह से जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है
वहां पे बायोजिनस और टेरिजिनस दोनों ही टाइप के सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपोजिट होते हैं। और इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। उनमें हम सबसे पहला रिसोर्स देखते हैं जिसे कहते हैं पेट्रोलियम। हमने पहले भी देखा था कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, राइट। कोल को अगर बनना है तो उसके लिए बहुत सारा डेंस वेजिटेशन या डेंस फॉरेस्ट को सबमर्ज होना पड़ता है, राइट। और सबमर्जेंस के बाद उस डेंस फॉरेस्ट का जो वुड है अंडर प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में कोल में जो है कन्वर्ट होता है। सिमिलरली जो पेट्रोलियम है उसको बनने के लिए इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबमर्जेंस होना जरूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन ऑर्गेनिज्म का जब सबमर्जेंस होता है लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, तब उनका टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में उन ऑर्गेनिज्म का पेट्रोलियम में कन्वर्जन होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जो मैंने बताया दोनों टाइप के बायोजिनस सेडिमेंट्स जो पाए जाते हैं उनका लेयर बाय लेयर अंदर जो है डेप्थ में वो लोग सबमर्ज होते जाते हैं, वो पूरा सेडिमेंटेशन सबमर्ज होता है और प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर पाए जाते हैं पेट्रोलियम रिजर्व। दुनिया के 90% पेट्रोलियम रिजर्व कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे इसलिए पाए जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिया में ही, बॉम्बे हाई, गल्फ ऑफ कैम्बे जो है वो वहां पे हमें पेट्रोलियम रिजर्व मिलता है। दूसरा है पर्सियन गल्फ, वेरी फेमस। देन नॉर्थ सी, यूके के पास में नॉर्थ सी, वहां पे यूके जो है पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करता है। बैरेंट सी, रशिया वहां से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करता है, नॉर्दर्न साइड ऑफ रशिया। गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्वेजियन सी, ये सारे जो है वन ऑफ द फेमस प्लेसेस जो है वहां पे एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पेट्रोलियम पाया जाता है। मैं थोड़ा डिटेल में लेती हूँ पर्शियन गल्फ को। दिस इज द मैप ऑफ पर्शियन गल्फ। यहाँ पे नॉर्थ में ईरान है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, और ये जो ब्लू डॉट्स देख रहे हैं दे ऑल आर पेट्रोलियम रिजर्व, और जो ऑरेंज है वो गैस, एक्सक्लूसिव गैस रिजर्व है। तो आप देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ के अंदर इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बहुत सारा पेट्रोलियम रिजर्व है। ऑलराइट, कुछ उसके मैप एक्सरसाइज करते हैं। पूरे वेस्ट एशिया जो हमारा मैप है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के को अगर यहाँ पे अरेबियन सी को कनेक्ट करती हुई एक छोटी सी नैरो इलोंगेटेड स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये हॉर्मुज स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे रीजन जो है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, कुवैत, इन सभी रीजन में जो पेट्रोलियम मिलता है उसके एक्सपोर्ट के लिए इस स्ट्रेट से पास होना पड़ता है, राइट। तो पूरा ईस्ट एशिया या साउथ एशिया में को कनेक्ट करती हुई ये स्ट्रेट है। नीचे एक दूसरी स्ट्रेट है रेड सी में, रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है, राइट। यहाँ पे हमें याद रखना है कि यहाँ पे हमें लगेगा कि ये ईरान और यहाँ पे नीचे जो कंट्री है यूएई, उसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के यहाँ पे टिप पे ओमान है, उस ओमान का यहाँ पे ऑक्यूपेशन है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज बिटवीन ईरान एंड ओमान एंड नॉट बिटवीन ईरान एंड यूएई, ऑलराइट। इसी तरह यहाँ पे नीचे जो स्ट्रेट है इसे बाबल मांदब कहते हैं। ये स्ट्रेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सारे यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज है, ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उनको यूरोप से कनेक्ट करती हुई ये सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल को उनको एक्सेस करने के लिए इस बाबल मांदब से पास होना पड़ता है, राइट। यहाँ पे सुएज कैनाल है, इजिप्ट के अंदर दोनों साइड पर इजिप्ट है, और यहाँ पे सुएज कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी पर एक्सेस करती है। यहाँ पे इजिप्ट का जो पोर्शन एशिया में है उस पोर्शन को सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। दिस सिनाई पेनिनसुला वाज रिसेंटली इन द न्यूज। जब इजिप्ट में पॉलिटिकल टर्मोइल था तब ये सिनाई पेनिनसुला जो न्यूज में था। यहाँ पे एक और छोटी सी स्ट्रेट है, यहाँ पे इसे कहते हैं गल्फ ऑफ इडेन। गल्फ ऑफ इडेन का मोस्टली पोर्शन है इजिप्ट और सऊदी अरेबिया में, लेकिन ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है इजराइल और जॉर्डन के लिए, क्योंकि इजराइल और जॉर्डन की टिप जो है वो इस गल्फ ऑफ इडेन पे जो है वो टच करती है। इसकी वजह से ये दोनों कंट्री को भी रेड सी थ्रू अरेबियन सी और इंडियन ओशन जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पे एक सिंगल मोस्ट पोर्ट्स है। इजराइल का यहाँ पे पोर्ट है इलाट पोर्ट, सिंगल मोस्ट उसका पोर्ट है यहाँ पे, और जॉर्डन का भी एक सिंगल मोस्ट पोर्ट है जिससे कहते हैं अकावा, राइट। तो दिस इज द गल्फ ऑफ इडेन, दिस इज सुएज कैनाल, बाबल मंदब एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। इनमें इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑयल एक्सप्लोरेशन इन बैरेंट सी। बैरेंट सी यहाँ पर है रशिया की नॉर्दर्न साइड पे, राइट। अब रशिया पे जो है पेट्रोलियम यहाँ पे भी मिलता है सी ऑफ ऑखर्ट्स में।
ऑलराइट। रिसेंटली यहाँ पे भी पेट्रोलियम के रिजर्व मिले हैं और रशिया ने यहाँ पे भी एक्सट्रैक्शन करना चालू किया है, बट उसके साथ कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, और वो ये है कि यहाँ पे जब रशिया ने ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया है, इसकी वजह से यहाँ के जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, जो आर्कटिक या पोलार मरीन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनको अफेक्ट हो सकता है। और इसकी वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो यहाँ पे होने वाले या हो रहे ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन होगा, ऑयल स्पिल होगा, राइट, पोल्यूशन होगा, टेम्परेचर राइज होगा इस पूरे रीजन का, और उसकी वजह से यहाँ पे जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, पोलार ऑर्गेनिज्म है, जैसे पोलार बियर्स हैं, राइट, तो उन सबको जो है हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है। ग्रीन पीस नाम की जो एनजीओ है, जो एनवायरमेंटल के लिए काम करती है, उसके कुछ एनवायरमेंटलिस्ट जो है उन्होंने यहाँ रशिया का प्रोटेस्ट किया था। यहाँ से फर्स्ट टैंकर जब निकला ऑयल लेके वेस्टर्न यूरोप की तरफ, तब ग्रीन पीस के एनवायरमेंटलिस्ट एक सी वेसल लेके वहां पे उसको पूरे ट्रैक में उनको ट्रैक किया और वेस्टर्न यूरोप के पास में उसको जो है कन्फ्रंट किया। उस वेसल का नाम उन्होंने दिया था रेनबो वॉरियर्स। दिस इश्यू वॉज इन न्यूज लास्ट ईयर। तो ये जो बेरेंट सी है, इसकी वजह से यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन में काफी कंट्रोवर्सी है, लेकिन रशिया की इकोनॉमी जो अब स्टैग्नेंट हो चुकी है, इट इज डिपेंडेड अपॉन द ऑयल एक्सपोर्ट एंड द डिफेंस एक्सपोर्ट, राइट। तो रशिया को यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है वो रुकना नहीं चाहता। और एक रीजन है जो काफी न्यूज में है अभी, वो है आर्कटिक ओशन। वैसे हमें पता है कि आर्कटिक ओशन जो है अराउंड नॉर्थ पोल है, राइट, और नॉर्थ पोल में होने की वजह से यहाँ पे पूरे ईयर में यहाँ पे आइसबर्ग जो है वो जमा रहते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे सी रूट या फिर सी ट्रांसपोर्टेशन काफी लिमिटेड रहता है, राइट। हमें पता है कि जहाँ कहीं पे भी आइसबर्ग्स होते हैं वो सी रूट के लिए डेवलप नहीं किया जा सकता। ये आइसबर्ग्स ऐसे होते हैं कि सरफेस के ऊपर हमें उसकी सिर्फ टिप नजर आती है, बट उससे हमारा अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो नीचे कितनी बड़ी होगी, राइट। और उसकी वजह से जो है कई बार सी के जो ट्रांसपोर्ट उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। हमें पता है टाइटैनिक कैसे सबमर्ज हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पे सी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही लिमिटेड रहा है। बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे जो आइसबर्ग्स हैं वो अब मेल्ट होने लगे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे सी ट्रांसपोर्टेशन या नए सी रूट्स की पॉसिबिलिटी जो है वो भी पैदा हुई है। और यहाँ पे इसके अराउंड जो सारे कंट्रीज है, कनाडा, यूएसए, रशिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, राइट, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, उन सभी लोग, ये सभी कंट्रीज जो है यहाँ पे सी रूट डेवलप करने के लिए इंटरेस्टेड हो गए, राइट। और इस दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज इस रीजन में बनी है, वो है कि यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व जो है उसकी पॉसिबिलिटी पाई गई है, राइट। और इसकी वजह से ये सारे कंट्रीज और भी ज्यादा इस रीजन में इंटरेस्टेड हो गए। अब आर्कटिक ओशन जो है वो ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है, यानी किसी एक कंट्री का उस पे जो है क्लेम नहीं कर सकते। ये ओशन पे हर एक ह्यूमैनिटी का हक है, राइट, जो ओपन ओशन है उस पे। इसकी वजह से और भी सारे जो कंट्रीज है वो भी यहाँ पे होने वाले ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरेस्टेड हो गई हैं। इसकी वजह से एक्चुअली एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं आर्कटिक काउंसिल। ये एक्चुअली 90s के जमाने में ये सभी कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी। इस काउंसिल का उस टाइम पे मोटिव ये था कि इस रीजन में जो एबोरिजिनल्स रहते हैं, जो ट्राइबल्स रहते हैं, उनके इश्यूज को वो मिलकर सॉल्व कर पाए। अब जब इस रीजन में पेट्रोलियम भी मिला है तो बहुत सारे कंट्रीज अब इस काउंसिल के मेंबर बनना चाहते हैं। और लास्ट ईयर इस काउंसिल पे बहुत सारा प्रेशर था बहुत सारी कंट्रीज का कि हमें भी इसमें मेंबरशिप दो, इसलिए लास्ट ईयर आर्कटिक काउंसिल में बहुत सारी कंट्री को परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया, इंक्लूडिंग इंडिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज को आर्कटिक काउंसिल में जो है परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है। सो आर्कटिक ओशन इज इन द न्यूज। और कौन सी कॉन्टिनेंट सल्फर रिसोर्सेज मिलती है? सल्फर, मैंने पहले भी बताया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है उसके सल्फर रिजर्व के लिए जाना जाता है। सल्फर एक ऐसा मिनरल है जो लैंड पे बहुत ही रेयरली मिलता है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में वो इन एबंडेंस जो है वो मिलता है। सो गल्फ ऑफ मैक्सिको की कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज इम्पोर्टेंट फॉर सल्फर रिजर्व। दूसरे भी रिजर्व जो मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, उन्हें प्लेसर डिपोजिट्स कहते हैं। प्लेसर डिपोजिट्स यानी ऐसे रिजर्व, कई बार ऐसा होता है कि जो वेव एक्शन से कोस्टल रीजन के रॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे जो है वेव एक्शन को इरोड करती है, लेकिन कुछ रॉक्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे डिपोजिट्स होते हैं जिनका डिसइंटीग्रेशन बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही मुश्किल होता है।
यानी कि वेव एक्शन अगर उस रॉक को जो है इरोड करता है, तब रॉक का जो है पूरा डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, वो सैंड और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन वो जो हार्ड या ड्यूरेबल कहते हैं या हैवी जो मिनरल जो रॉक के अंदर रहता है, वो अलग से कॉन्सेंट्रेट होता रहता है। और वेव एक्शन जो होती है वो लाइटर मिनरल्स या लाइटर जो सेडिमेंट्स होती है बहुत इजीली उसको शिफ्ट करती रहती है। लेकिन वो जो हैवी ड्यूरेबल मिनरल्स होता है वो उसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट होते रहते हैं। ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। वो कॉन्टिनेंट्स के इस तरह के कोस्टल रीजन में सेल्फ पे जो है कॉन्सेंट्रेट होते रहते हैं। उसका एग्जाम्पल है हमारे केरला कोस्ट में पाई जाती मोनेसाइट सैंड। ये सैंड है सोर्स ऑफ थोरियम, और हमें पता है कि हमें इंडिया जो है थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो है टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। उसके बाद इस तरह कॉन्टिनेंटल शेल्फ या कोस्टल रीजन पे अलास्का में जो है प्लेसर डिपॉजिट की जो है गोल्ड पाया जाता है प्लेसर डिपॉजिट में। ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे जिरकॉन पाया जाता है, और साउथ अफ्रीका के कोस्ट पे डायमंड्स पाए जाते हैं। सो दिस आर ऑल आर रिसोर्सेज विच वी फाउंड ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे हमें पता है कॉमन कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं। फर्स्ट इज द कैल्शियम। ओशन वाटर में कैल्शियम सबसे लीस्ट सॉल्युबल होता है, उसका बहुत ही इजीली एक्सट्रैक्शन हो सकता है फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो उसके ओशन वाटर में से हम कैल्शियम ले सकते हैं। प्लस फिश हमें मिलती है ओशन से, जो रिच इन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट है, मेडिसिनल वैल्यूज भी है, एंड पर्ल्स फॉर द ऑर्नामेंटल वैल्यूज। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ये सारे रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, फ्रॉम पेट्रोलियम टू सल्फर। प्लेसर डिपॉजिट में मोनेसाइट है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, कैल्शियम, फिशेस एंड पर्ल्स। हमने देख लिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसा होता है, उसके डिपोजिशंस और उसके रिसोर्सेज जो मिलते हैं। अब चलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप पे। कॉन्टिनेंटल स्लोप कुछ इस तरह होता है कि ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसका स्लोप बहुत ही स्टीप होता है, स्टीप ग्रेडियंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी डिपोजिशन जो होता है, जो जिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर होता है, वैसा डिपोजिशन इस पर नहीं हो पाता, क्योंकि काफी स्टीप है। जो भी डिपोजिशन होगा वो नीचे चला जाएगा। तो इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे कोई डिपोजिशन नहीं होता, इसलिए कोई रिसोर्सेस नहीं मिलते। लेकिन कॉन्टिनेंटल स्लोप पे कुछ यूनिक टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। वो तब क्रिएट होता है जब इस कॉन्टिनेंटल स्लोप के आगे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पे कोई बड़ी सी रिवर का माउथ हो या बड़ी सी रिवर का डेल्टा हो, लाइक गंगा का, इंडस का, मिसिसिपी, यूकॉन, कॉन्गो, इन सभी रिवर्स का अगर यहाँ पर माउथ है तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो वाटर यहाँ पर आएगा प्लस सेडिमेंट्स जो आएगा शेल्फ पे, उससे वो रिवर का इतना फोर्स होगा कि वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप दोनों को वर्टिकली इरोड करके यहाँ से इस तरह से बाहर आएगी। मैंने बताया था एक एग्जाम्पल, वर्टिकली जब रिवर इरोड करती है एक प्लेट्यू को, जिससे हमने यूएसए में एक प्लेटफॉर्म बना था जिसे हम ग्रैंड कैनियन कहते हैं, राइट। जब भी रिवर इस तरह से वर्टिकली इरोड करती है, कैनियन लैंडफॉर्म बनता है। ये जो लैंडफॉर्म है सबमरीन है, सी लेवल के नीचे बना है, इसलिए हम इस लैंडफॉर्म को सबमरीन कैनियन कहेंगे, राइट। तो बड़ी रिवर्स के अराउंड अगर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है तो वो इस तरह के सबमरीन कैनियंस डेवलप करता है। प्लस ये जो स्लोप है कई जगह पे बहुत ही ज्यादा उसकी हाइट रहती है, बहुत ही ज्यादा स्टीप स्लोप होता है। इसकी वजह से कई कई जगहों पे यहाँ पे जो ओशन वाटर पास होता है वो एक वाटरफॉल की तरह बहुत ही फोर्स में नीचे गिरता है, राइट। और इसी तरह से सबमरीन वाटरफॉल्स भी जो है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप क्रिएट करता है। और यस, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इज नॉट ऑन द लैंड, बट वो वहां पे यहाँ पे सबमरीन वाटरफॉल है। और ऐसा सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल पाया जाता है अंडर डेनमार्क स्ट्रेट। यूरोप में डेनमार्क कंट्री के आगे बाल्टिक सी डेनमार्क स्ट्रेट है, वहां पे उसके नीचे अगर हम देखें तो द हाईएस्ट सबमरीन वाटरफॉल वी फाउंड ऑन अर्थ। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप में कोई डिपोजिशन नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं मिलते, सिर्फ यूनिक टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब हम चलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज जो है इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड द ओशन प्लेट। यहाँ पे कुछ ज्यादा डिपोजिशन नहीं होता, एरिया बहुत ही छोटा रहता है, राइट। यहाँ से सेडिमेंट्स अगर यहाँ पे नीचे आते हैं वही यहाँ पे डिपोजिट होते हैं, राइट। इसका और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। कॉन्टिनेंटल राइज, अगर यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये स्लोप है, राइट। अगर कॉन्टिनेंटल स्लोप के नीचे यहाँ पे ट्रेंचेस है तो कॉन्टिनेंटल राइज जो है डेवलप नहीं हो सकती, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स नीचे आएंगे वो सीधे ट्रेंच में कंज्यूम हो जाएंगे।
तो कॉन्टिनेंटल राइस जो है कभी भी अगर ट्रेंचेस पास में है तो वहां पे डेवलप नहीं हो पाती। सो दिस इज द ओनली थिंग अबाउट कॉन्टिनेंटल ओशन मार्जिन्स। कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो सेलोइस्ट है, उसके बाद का स्टीप स्लोप कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड कॉन्टिनेंटल और ओशन की मार्जिन पे ट्रांजिशन जोन वो है कॉन्टिनेंटल राइस। ऑलराइट, अब हम 3 डिविजन्स जो हमने देखे थे ओशन बॉटम के, उसमें से हमने ओशन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स यानी ये पोर्शन जो हमने कवर कर लिया। मिड ओशनिक रीज हमने प्लेट टेक्टोनिक थियरी एंड सी फ्लोर थियरी में बहुत डिटेल में देख लिया है, किस तरह से यहाँ पे वॉल्केनिज्म होता है, यंग रॉक्स क्रिएट होता है और ओशनिक क्रस्ट क्रिएट होता है, राइट, डाइवर्जेंस बाउंड्री होती है और किस तरह से ओशन फ्लोर स्प्रेड होता है। इसलिए वो पोर्शन हम स्किप करते हैं एंड विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स डीप ओशन प्लेन्स, यानी कि ये मिड ओशनिक रीज और कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के बीच के डीप ओशनिक प्लेन्स, उसे एबिसल प्लेन्स भी कहा जाता है। एबिसल प्लेन्स कवर द 40% ऑफ ओशन फ्लो, यानी कि उसके रिमेनिंग जो 60% है वो मिड ओशनिक रीज और कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स जो है वो कंबाइनली कवर करता है और रिमेनिंग 40% जो ओशन फ्लोर कवर करता है। ओशन फ्लोर पे हमने देखा था बहुत सारी डाइवर्सिटीज होती है, सी माउंट्स, फियोर्ड्स, ट्रेंचेस, ये सब एबिसल प्लेन पर पाया जाता है। और एबिसल प्लेन जो है वहां पे बहुत सारे टाइप्स के डिपोजिशन जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो डेड हो जाएंगे, उनके स्केलेटन्स जो है वो यहाँ एबिसल प्लेन पर आएंगे। तो यहाँ पे जो है बायोजिनस सेडिमेंट्स भी जो इकट्ठे होंगे, प्लस जो भी वेव एक्शन से जो भी रॉक्स है, यहाँ इवन नीचे के सी माउंट है, फियोर्ड्स है, उनके रॉक्स का जो भी इरोजन होता है और वो भी सेडिमेंट जो बनते हैं वो भी एबिसल प्लेन पे जो है डिपोजिट होते हैं। तो इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्स भी वहां पे पाए जाते हैं, राइट। ओशन वाटर के जो सॉल्ट होते हैं, अगर वो उसकी सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा अगर उस पानी में सॉल्ट आ जाए तो वो सॉल्ट भी नीचे पर्सिपेट करता है। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्स भी एबिसल प्लेन पर आते हैं, राइट। तो एबिसल प्लेन पे बहुत सारे टाइप के डिपोजिशन जो है इकट्ठे होते हैं, बायोजेनिक यानी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्स। इसकी वजह से एबिसल प्लेन पे भी जो है रिसोर्सेज पाए जाते हैं। उसमें रिसेंटली और सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जिसे कहा जाता है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। इस तरह सी फ्लोर पे कुछ नोड्यूल्स मिलते हैं और इनका नाम है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। नाम से पता चलता है पॉली यानी मल्टीपल। इस नोड्यूल के कोर के अराउंड मल्टीपल मेटल्स जो है वो कॉन्सेंट्रेट होती है और इसीलिए इस नोड्यूल को पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहा जाता है। इस तरह फ्लोर पे ओशन फ्लोर की डेप्थ होती है अराउंड 4000-6000 मीटर की डेप्थ पे। इस तरह फ्लोर पे ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं। नोड्यूल्स सबसे पहले यहाँ पे कारासी में जो है एक्सप्लोर हुआ था। उसके बाद पता चला कि इस तरह के पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स लगभग सभी ओशन में पाए जाते हैं और ये लेकिन सभी ओशन में पाए जाने के बावजूद जो अब तक की हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसके हिसाब से सिर्फ 2 रीजन्स ऐसे हैं जहां पे इकोनॉमिकली हम इन नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो रीजन है ईस्ट पैसिफिक और सेंट्रल इंडियन ओशन। इस तरह के होते हैं ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, स्मॉल नोड्यूल्स। उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट मैंगनीज का होता है अराउंड 30%, इसलिए उसको मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहते हैं। लेकिन मैंगनीज के अलावा आयरन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, बहुत सारे इस तरह के मिनरल्स मिलते हैं। कुछ मिनरल्स काफी रेयर होते हैं, कुछ कंट्रीज के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज निकल और कोबाल्ट का नेचुरल अच्छा सोर्स इंडिया पर नहीं है। इसीलिए जैसे निकल जो है वो बैटरीज में काम आता है, कोबाल्ट जो है मेडिसिनल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें काम आता है। तो इंडिया के लिए भी ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल जो एक्सट्रैक्ट करे तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी यूजफुल हो सकता है। और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो इस नोड्यूल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेस में है। इंडिया ने इस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से 2010 में परमिशन ले ली और इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने इंडिया को 15 इयर्स के लिए पायोनियर इन्वेस्टर डिक्लेयर किया है। यानी कि इंडिया को सेंट्रल इंडिया जो ओशन बेसिन है वहां पे कुछ 10 to 15 मिलियन हेक्टेयर एरिया में ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने इंडिया को उसमें से 1,50,000 हेक्टेयर का जो स्ट्रेच है वो इंडिया को 15 साल के लिए दिया है और इंडिया उसका पायोनियर इन्वेस्टर है। यानी कि वहां पे इंडिया एक्सक्लूसिवली जो है
माइनिंग कर सकता है, एक्सट्रैक्शन कर सकता है। लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी जो है एक्सट्रैक्ट करने की वो अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज पर है, राइट? क्योंकि जितना हम पानी के नीचे जाते हैं प्रेशर उतना बढ़ता जाता है। अराउंड 6000 जो मैंने मीटर की डेप्थ बताई, वहां पे अराउंड 600 बार जितना प्रेशर है। उस प्रेशर कंडीशन में ऊपर से ये सारे नोडल्स को एक्सट्रैक्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इंडिया ने इसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स भी जो है ऑक्यूपाई किया है। आरवी समुद्र रत्नाकर वो स्पेशली इस पॉलीमेटेलिक नोडल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए है। नियॉट हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी वो इस पॉलीमेटेलिक नोडल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर रहा है। चाइना ने भी सेंट्रल इंडियन ओशन में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन ले ली है। पैसिफिक ओशन में भी यूके की कंपनी 2013 में एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट करेगी। इंडिया ने एक्चुअली 2013-2012 में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नोड्यूल्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया है, बट फुल फ्लेज इकोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन जो है वो रिसेंटली शायद चालू होगा। इट इज नॉट स्टार्टेड येट। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहती हूँ। इसे कहते हैं यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ये एक कन्वेंशन है जो 1983 में जो है वो लिखा गया। अराउंड 60 कंट्री ने साइन करने के बाद 1993 में ये फोर्स में आया। ये जो कन्वेंशन है उसके अब नाम ही जैसे बताता है, कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज, यानी ये जो कन्वेंशन है वो मैरीटाइम इश्यूज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसके लिए लॉज या रूल्स जो है इस कन्वेंशन में लिखे गए। उस लॉज को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप के जो लॉज हैं वो लॉज जो है हर एक कोस्टल कंट्रीज जो हमारे वर्ल्ड में है उसकी बाउंड्रीज क्या होती है वो ये लॉज डिसाइड करता है। सेकेंडली डीप सी माइनिंग। मैंने पहले भी बताया कि ओपन सी जो है इट इज कॉल्ड ग्लोबल कॉमन्स। किसी एक कंट्री जो है वहां पे डीप सी माइनिंग कर नहीं सकती, वहां पे किसी रीजन को सिंगली वो जो है क्लेम नहीं कर सकती, राइट? क्योंकि उसमें पूरी ह्यूमैनिटी का हक है। तो उसको जो डीप ओशन में जो मिनरल्स मिल रहे हैं उनको एक्सट्रैक्शन करने के लिए वहां पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं इस कन्वेंशन में। और इस कन्वेंशन पे आधार पर एक बॉडी बनाई गई है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। उसका हेडक्वार्टर है किंगस्टन, जमाइका में। ये जो अथॉरिटी होती है उसी से अगर किसी कंट्री को डीप सी में माइनिंग करनी है तो इस अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। सपोज इंडिया को अगर यहाँ पे माइनिंग करनी है, इंडिया को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने होते हैं। ये बॉडी उसको चेक करती है कि इस माइनिंग से वहां की मरीन जो बायोडाइवर्सिटी उसको अफेक्ट नहीं होगा, इकोनॉमिकल वायबल है कि नहीं, टेक्नोलॉजिकल वायबल है कि नहीं। वो चेक करने के बाद उसे कुछ टाइम के लिए जो है परमिशन देती है। लेकिन परमिशन देने के बाद भी एक कंडीशन होती है, यानी कि जो भी कोई कंट्री उस जगह से डीप सी माइनिंग कर रही है उसके बाद वो माइनिंग के बाद कुछ पोर्शन जो होता है उसकी माइनिंग का वो इस बॉडी को सबमिट करना पड़ता है, ताकि वो पोर्शन ये बॉडी दूसरे मेंबर कंट्रीज के साथ वो पोर्शन जो है इक्वली शेयर किया जाता है, राइट? क्योंकि डीप ओशन बेसिन जो है उसे पूरी ह्यूमैनिटी का हक है, इसलिए ये जो बॉडी है उस पोर्शन को पूरी सारी जो मेंबर कंट्रीज है उनके साथ शेयर करती है। उसके बाद जो लॉज है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए है, राइट? कि जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके कोस्टल रीजन में मरीन पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। उनको वो मेंबर कंट्रीज को कुछ उनके डोमेस्टिक लॉज इनेक्ट करने पड़ेंगे, राइट? ताकि वहां पे मरीन पॉल्यूशन ना हो, इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो भी वेसल्स हैं वो पॉल्यूशन पैदा ना करे, उनका ख्याल उनको रखना है। प्लस इनसे रिलेटेड बाउंड्री से रिलेटेड या पोल्यूशन से रिलेटेड को भी इश्यू बन रहा है तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी इस कन्वेंशन में रूल्स, राइट? सो दिस इज कॉल्ड यूएन क्लॉज। उससे रिलेटेड थी ये बॉडी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। मैंने बताया कि वो बाउंड्रीज के लिए रूल्स हैं। ये रूल्स कैसे होते हैं कि सपोज यहाँ पे किसी कंट्री का यहाँ पे जो है मैरीटाइम बाउंड्री स्टार्ट होती है, उससे किसी एक डिस्टेंस पर उसका टेरिटोरियल सी जो है तो ये लॉ वो है डिक्लेयर करता है। अगर किसी कंट्री का टेरिटोरियल सी है इसका मतलब यह है कि उस कंट्री की नेवी या कोस्ट गार्ड यहाँ तक उसको गार्ड कर सकती है, और किसी भी और कंट्री को यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर में एंटर करने के लिए उस कंट्री की परमिशन लेनी पड़ती है, राइट? अगर कोई सबमरीन में डॉक करना चाहती है तो उसे सरफेस पर आना पड़ता है, उसकी आइडेंटिटी डिक्लेयर करनी पड़ती है। उसके बाद का एक रीजन जो होता है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उस कंट्री को दिया जाता है जिसे कंटीजियस जोन या परसुएट वाटर कहा जाता है। ये वाटर में यहाँ की नेवी या कोस्ट गार्ड जो है यहाँ पर जो है गार्ड नहीं कर सकती, बट
अगर इस कंट्री में से अगर कोई क्रिमिनल जो है, सपोज यहाँ पे स्मगलर्स हैं, पैडलर्स हैं, वो यहाँ पे क्राइम करने के बाद यहाँ पे भागने की कोशिश करते हैं, तब यहाँ तक, इस बॉर्डर तक उस कंट्री की पुलिस या कोस्ट गार्ड जो है यहाँ तक उन्हें फॉलो कर सकती है और यहाँ तक उन्हें पकड़ सकती है, राइट। उसके बाद का जो जोन होता है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ कहा जाता है। ये जो रीजन होता है वहां पे वो कंट्री एक्सक्लूसिवली यहाँ पे पाए जाने वाले मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। फिर यहाँ पे वो पेट्रोलियम हो सकता है या टाइडल एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है, लेकिन इस रीजन पे वो कंट्री का जो है उसके स्पेशल राइट्स रहते हैं। सो ये UN क्लॉज की जो कन्वेंशन के रूल्स हैं उसमें ये सब कुछ डिफाइन किया गया है। मेंस 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है, critically evaluate the various resources of the oceans which can be harnessed to meet resource crisis in the world. 10 मार्कर। हमने देखा किस तरह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, डीप एबिसल प्लेन्स पे पाए जाते हैं। तो यही बातें हमें इस क्वेश्चन में करनी है, राइट। हम डायग्राम बना सकते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन का, राइट, और अलग अलग मिनरल्स के हम नाम बताएंगे।